नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रणी आप सबका पूर्वांचलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विज्ञान तकनीकी की कक्षाएं आप सुनते आ रहे हैं और पीछे 11 लेक्चर ऐसे हैं जो समाप्त हो चुके हैं। यह हमारा 12वां लेक्चर है, यानी इस 12वें व्याख्यान में हम दूसरे यूनिट की तरफ हैं और आज जिस यूनिट को हम डिस्कशन करने वाले हैं उस यूनिट का नाम है यूनिट 2 ऊर्जा। चलते दोस्त, आज जो भी चीज़ें हम ऊर्जा के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, इस अध्याय के शुरू होने के पहले मैं आपको, या इस इकाई के शुरू होने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक रहती है। आप 11 से लेके 2019 तक के प्रश्नों को जो मैं स्पेशली फोकस करता हूं, यहाँ पर सर्वाधिक प्रश्न आपको एनर्जी से मिलते हैं। एनर्जी में भी बहुत सारे डायमेंशन हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट एनर्जी का क्या है, उसके बाद उससे जुड़े हुए जो उससे अप्लाइड्स हैं, प्लस उसके साथ जो उसके समसामयिकी है, प्लस इसके साथ अगर आप देखिए तो नाभिकीय ऊर्जा भी आती है, प्लस इसके अतिरिक्त इस ऊर्जा में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आईआर से जुड़े हैं। ओके, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी जुड़े हैं। इन सारे टॉपिक्स को लेकर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, यानी किसी भी आयाम को मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। छोटा सा एक ब्रीफ दे देते हैं ऊर्जा में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वेल स्टार्ट। ये हमारा 12वां लेक्चर है जो विज्ञान तकनीकी का आप मुझे यहाँ सुन रहे हैं। ऊर्जा में किन चीज़ों को लेके यहाँ बात करनी है, ओके, सुनेंगे और इन्हीं को लेके हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ऊर्जा में एक तो चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऊर्जा के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऊर्जा के बारे में, जहाँ आप ऊर्जा के नए नए रूप देखते हैं। ओके, जहाँ आप ऊर्जा के हमेशा नए रूप अपने जीवन में आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा डायमेंशन होगा जो हम कवर करेंगे यहाँ पर, ओके, वो होगा नाभिकीय ऊर्जा। ओके, यानी न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा जिस पर भी बात करेंगे। क्यों, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जहाँ पर आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, नाभिकीय ऊर्जा जहाँ पर यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधनों की बात करेंगे। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बोला, आईआर से जुड़े हुए टॉपिक्स को लेके भी टच करेंगे, जिसके लिए एक अध्याय है जो मैंने अपनी पुस्तक में दे रखा है, जो सब कहते हैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी यानी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, जिसके बारे में बात होती है। ओके, जहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे आईएईए की बात होती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसे आप नाभिकीय आपूर्ति समूह कहते हैं, इसके बारे में बात होती है। एनपीटी के बारे में बात होती है, सीटीबीटी के बारे में बात होती है। इस तरह इन सबको लेकर हम लोग चलेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा, यानी ऊर्जा में पूरे इस अध्याय को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है, प्लस एक जनरल ऊर्जा जहाँ पर हम नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जहां कोल, पेट्रोल, डीजल, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल इसके बारे में बात करेंगे, और अक्षय ऊर्जा जिसे आप रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उसके कितने पहलू हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ओके, जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है, इन सारे ऊर्जाओं की पहलू को देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा जो हमेशा आज इम्पॉर्टेंट रहा है और भारत जैसे राष्ट्र को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस पर ही बात करेंगे। और तीसरा जो पार्ट होगा, जो तीसरा डायमेंशन ऊर्जा का होगा, इस पर भी बात करेंगे। इस पूरे अध्याय के साथ जैसे भी अध्याय खत्म होता जाएगा, उससे जुड़े जो यूपीएससी के प्रश्न होंगे वो भी लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, व्याख्यान नंबर 12 पर की शुरुआत करते हैं, और जहाँ आज हम पहले पार्ट को टच करते हैं। ये पहला पार्ट बहुत ही बड़ा है दोस्त, इसमें आप देखिए तो बहुत सारे पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो पहले से हम ऊर्जा जनित करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, और आज के ज़माने की चीज़ें हैं जहाँ पर हम फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, जहाँ हम थर्मल बैटरी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम आप अपने मोबाइल फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम फेम टू स्कीम की बात कर रहे हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, इस ऊर्जा में जो चीज़ें आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इनसे जुड़े हुए विभिन्न गवर्नमेंट के जो कार्यक्रम हैं, सरकार ने जो कार्यक्रम या योजनाएं चलाई हैं, सरकार ने जो कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं, उन कार्यक्रम और योजनाओं पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे आप जानते हैं, अगर हम पहल स्कीम की बात करें, ओके, अगर हम पहल स्कीम की बात करें, गिव इट अप कैंपेन की बात करें, ओके, गिव इट अप कैंपेन की बात करें, स्वेच्छा से आप अपने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दें,
फाइन, जिसको गिव इट अप कैंपेन कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, उजाला है, उज्ज्वला है, जिस पर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रश्न पूछे गए हैं। ऊर्जा संगम जो है, जिसको लेकर हमेशा बात होती है, ऊर्जा गंगा के बारे में बात होती है, जहाँ पर पीएनजी सप्लाई, सीएनजी सप्लाई को हम बनारस से शुरू कर कर उसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाते हैं। वो सारी की सारी स्कीम्स आपको इसके अंदर आ जाती हैं। जहाँ पर आप नेल्प और हेल्प की बात करते हैं, यहाँ पर आप नेल्प और हेल्प की बात करते हैं। ये सारे के सारे पहलू आपके परीक्षा के लिए, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए जा रहे हो या मुख्य परीक्षा के लिए जा रहे हो, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक पूरी की पूरी एक मैंने रूपरेखा दे रखी है, एक बाउंड्री आपको दे रखी है। इसी बाउंड्री के अंदर हमें रहना है और इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा, जिसे आप एनर्जी कहते हैं, दो रूपों में आप जनरली ऊर्जा को देखते हैं। ओके, ऊर्जा को आप जनरली दो रूपों में देखते हैं। एक रूप वो जो आप खाते हैं, और दूसरा रूप वो जिसकी मदद से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसकी मदद से आप घर में खाना बनाते हैं, जिसकी मदद से आप गाड़ियों को यूज करते हैं। दो तरह के ऊर्जा के स्रोत मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। एक ऊर्जा जो हम खाते हैं, जिसके लिए एक शब्द आता है जिसको कहते हैं कैलोरी मात्रा, जिसके लिए एक शब्द आता है जिसको कहते हैं कैलोरी मात्रा। और दूसरी ऊर्जा होती है जिसके लिए एक शब्द आता है जिसको कहते हैं कैलोरीफिक मात्रा। तो एक शब्द आपको मिला कैलोरी मात्रा और दूसरा आपको मिला कैलोरीफिक मात्रा। इंग्लिश में आप कैलोरिक वैल्यू और इसे आप कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। इसे आप कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये दो तरह की ऊर्जा हो गई जो आप अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। अब बात होती है कैलोरी वैल्यू किसको कहते हैं। कैलोरी वैल्यू जो होती है वो फूड के लिए होती है, यानी भोज्य पदार्थों के लिए होती है। ये भोज्य पदार्थों के लिए होती है। और दूसरा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये फ्यूल के लिए होती है, यानी ईंधन के लिए होती है, जिसे हम ईंधन को जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। इस तरीके से ऊर्जा दो तरह की हो गई, एक हो गई कैलोरी मात्रा, एक हो गई कैलोरीफिक मात्रा। अगर हमें इन्हें परिभाषित करना हो, अगर हम कैलोरी वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू को परिभाषित करना चाहते हैं तो कैसे परिभाषित करेंगे, समझिएगा। 1 ग्राम, एक यूनिट मान लीजिए, 1 ग्राम भोज्य पदार्थ के, 1 ग्राम भोज्य पदार्थ के शरीर में जाकर अपघटित होने के बाद उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निर्मित होती है, 1 ग्राम भोज्य पदार्थ के शरीर में जाने के बाद उसके अपघटित होने के बाद जो ऊर्जा निर्मित होती है, वो कहलाती है उस भोज्य पदार्थ की कैलोरी मात्रा। वो कहलाती है उस भोज्य पदार्थ की कैलोरी मात्रा। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जनरली कुछ विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाते हैं जिनका केमिकल नेचर, अगर हम बात करें, रासायनिक प्रवृत्ति बात करें, तो या तो वो प्रोटीन होते हैं, या तो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और या तो वो फैट यानी वसा होते हैं। आप मुझे बताइए, हम इन्हीं चीजों को खाते हैं या नहीं खाते? यानी कहने का तात्पर्य है कि जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, या जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या जो आप फैट खा रहे हैं, वो प्रति ग्राम, आप एक कोई यूनिट मान लीजिए, को खाने के बाद जो उससे निर्मित ऊर्जा होती है उस भोज्य पदार्थ की कैलोरी मात्रा कहलाती है। वो उस भोज्य पदार्थ की कैलोरी मात्रा कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कैलोरीफिक मात्रा की बात करें, कैलोरीफिक मात्रा उसी तरीके से आप किसी भी यूनिट में ले लें। ओके, चलिए इसको भी हमने मान लिया, चले 1 ग्राम ईंधन को मान लेते हैं। जब 1 ग्राम ईंधन जलता है तो उस ईंधन के जलने के बाद जो ऊर्जा निकलती है वो उस ईंधन की कैलोरीफिक मात्रा कहलाती है। 1 ग्राम ईंधन के जलने के बाद जो उनसे निकलने वाली ऊर्जा होती है वो उस ईंधन की कैलोरीफिक मात्रा कहलाती है।
बेसिक कंसेप्ट है, आप समझ सकते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, आप किस किस ईंधन को प्रयोग में लाते हैं, तो आप खुद जानते हैं कि आप कोयला लाते हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाते हैं, आप गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों को लाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधनों को भी जलाया जाता है ईंधन के फॉर्म में, ऊर्जा जनित करने के लिए। इन सब को लाते हैं। तो ये सारे के सारे ऊर्जा जो हैं, इनकी गणना, इनका अध्ययन हम कैलोरीफिक मात्रा के रूप में करते हैं। यानी 1 ग्राम पेट्रोल के जलने से, 1 ग्राम कोयले के जलने से, 1 ग्राम एलपीजी के जलने से, 1 ग्राम सीएनजी के जलने से जो भी ऊर्जा निर्मित होती है वो उस ईंधन की कैलोरीफिक मात्रा कहलाती है। तो एक जनरल टर्म रहा जो मैंने आपको यहां समझाया है। असल में जिस चैप्टर को लेकर मैं यहां आपके साथ इस व्याख्यान नंबर 12 पर आपके साथ अभी जुड़ा हूं, ओके, यह चैप्टर पूरी तरह से कैलोरीफिक मात्रा पर आधारित है, क्योंकि हम यहां पर विज्ञान और तकनीकी की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, विज्ञान और तकनीकी यानी तकनीकियां जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं मानव के उपयोग के लिए, मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए। और ये जो है कैलोरी मात्रा, ये जनरली बायोलॉजी में आती है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। जब आप पाचन की बात करते हैं, जब आप अवशोषण की बात करते हैं, जब आप स्वांगीकरण की बात करते हैं, तो वहां पर इस तरह के शब्द आते हैं कैलोरी मात्रा। जहां प्रति भोजन आपको ऊर्जा निर्माण की बात होती है। आप कोई भी फूड आइटम खाइए ना, कोई भी फूड आइटम आप मार्केट से खरीदे, तो सरकार ने रिकमेंडेशन दिया है कि उस पर यह लिखा होता है कि इस फूड आइटम को खाने के बाद आपको कितनी कैलोरी वैल्यू मिलती है, यानी आपको उसके खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है। ओके, सो चलिए दोस्त, हम प्रारंभ करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो कैलोरीफिक मात्रा के आधार पर है और इसकी शुरुआत हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम ऊर्जा की अगर स्टडी करें, सो ऊर्जा को हम किसी आधार पर उसकी स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ओके, सो डिफरेंट तरह के ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर हम ऊर्जा की स्टडी करते हैं। तो पैरामीटर्स मान लेते हैं और पैरामीटर्स के आधार पर हम ऊर्जा की स्टडी शुरू करते हैं। तो 2 पैरामीटर्स हैं ऊर्जा की स्टडी करने के लिए। ओके, 2 आधार पर हम ऊर्जा की स्टडी कर रहे हैं। फाइन। पहला ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, हम स्रोत के आधार पर उनकी स्टडी करते हैं। स्रोत का मतलब होता है रिसोर्सेस, स्रोत का मतलब होता है रिसोर्सेस। और दूसरा हम जिसकी बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं उपयोगिता के आधार पर, जिसे हम कहते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का अर्थ होता है यूटिलाइजेशन के आधार पर। यानी हम ऊर्जा की स्टडी यहां 2 आधार पर कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं। पहला स्रोत के आधार पर जिनसे ऊर्जा जनित की जाती है, और उपयोगिता के आधार पर जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। तो ये 2 बेसिक तरीके हो गए स्टडी, ऊर्जा की स्टडी करने के लिए। तो पहले हम यहां बात करते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर अगर आप ऊर्जा को बांटें, ऊर्जा की स्टडी करें, तो यहां 2 टर्म आते हैं। एक जिसे आप कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, एक जिसे आप कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, जिसको आप नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, हिंदी में इसे आप नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसी को जनरली अगर आप बोले तो अक्षय ऊर्जा भी यही है, अक्षय ऊर्जा भी यही है दोस्त। नवीकरणीय ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा कैसे है, अभी धीरे धीरे उस पर हम टिप्पणी करेंगे। दूसरा जिसको आप कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, दूसरा जिसे आप कहते हैं नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय, या अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। इस तरीके से हम ऊर्जा को स्रोत के आधार पर 2 टर्म्स के थ्रू हम लोग यहां पर बात करेंगे, पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। वहीं दूसरी तरफ जब हम उपयोगिता के आधार पर जाते हैं, उनके उपयोग की बात करते हैं, जिस एनर्जी को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, तो यहां पर भी 2 टर्म आते हैं। पहला जिसे कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, पहला जिसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, आप इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी। और दूसरी तरफ जो आता है वो होता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, जिसे आप कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, जिसे आप कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। सो एक आपको मिला क्या,
स्रोत के आधार पर नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा और अनवीकरणीय। दूसरा उपयोगिता के आधार पर, एक आपको मिला परंपरागत और दूसरा आपको मिला गैर परंपरागत। अब बात करते हैं, ये दो कैटेगरी है जो मैंने दो कैटेगरी के आधार पर ऊर्जा का अध्ययन किया है। तो एक तरफ स्रोत के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। सो पॉइंट सुनिएगा। पहला, ऐसी ऊर्जा है ना, थोड़ा इनको डिफरेंस करते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या बेसिक डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो पहला हो गया, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब है इन्हें पुनः जनित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है इन्हें पुनः जनित किया जा सकता है, इन्हें पुनः जनित किया जा सकता है। यह दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया। तीसरी बात, एक बात और बता दूं नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। अगर आप उदाहरण समझते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण में क्या क्या आते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आप, जिन्हें बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जो समाप्त नहीं हो सकते। उनमें कौन से ऊर्जा के स्रोत आते हैं? आप जानते हैं सौर ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है, आप जानते हैं पवन ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है, आप जानते हैं भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है, भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है। आप जानते हैं जैव मास जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है, जैव मास इसके अंतर्गत आता है। आप अगर देखें तो ओशन ऊर्जा जो है ना, समुद्र ऊर्जा जो है, समुद्र की ऊर्जा है ना, उसको भी रिन्यूएबल में कंसीडर कर लिया है। 2019 में करंट अफेयर्स में न्यूज़ था कि समुद्र ऊर्जा एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बात करेंगे समुद्र ऊर्जा में क्या क्या पहलू होते हैं, ओशन थर्मल पे टिप्पणी करेंगे, टाइडल ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और वेव ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। यानी समुद्र ऊर्जा जो 2019 में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत रखा है। इसमें 3 तरीके हैं जिससे हम समुद्र के अंदर भी अथाह ऊर्जा का भंडार है जिससे हम ऊर्जा जनित कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं। आप देखिए 2019 में आपके प्रश्न पत्र में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था गैस हाइड्रेट्स के नाम से। वो गैस हाइड्रेट्स भी एक जीवाश्म ईंधन है जो समुद्र की तली में मिलता है। तो एक वो भी ऊर्जा का स्रोत है जिस पे हम बात करेंगे। गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों पर जब पहुंचेंगे तो उसकी चर्चा की जाएगी। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, जैसे आप यहां सौर ऊर्जा देख रहे हैं, जैसे आप यहां पवन ऊर्जा देख रहे हैं, जैसे आप यहां भूतापीय ऊर्जा देख रहे हैं, जैसे आप जैवमास ऊर्जा देख रहे हैं, समुद्र की ये सारी बहुत सारी ऊर्जा जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको देखिए तो यहां पर प्रदूषण ना के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है यहां पर प्रदूषण या तो नहीं है और या तो बहुत कम है। यानी कहने का तात्पर्य मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। यानी यहां पर प्रदूषण या तो नहीं है या तो बहुत कम है। यानी कहने का तात्पर्य है रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छी है, सस्टेनेबल है। इससे किस पर्यावरण और मानव को किसी भी तरह का, जनजीवन को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। और बात करते हैं दूसरी तरफ आते हैं नॉन रिन्यूएबल के बारे में, जिसे पुनः जनरेट नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य है पुनः जनित किया जा सकता है, कौन? रिन्यूएबल, लेकिन ये पुनः जनित नहीं किए जा सकते। उल्टा कर दीजिए, दूसरा ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरणीय ये समाप्त होते हैं, यहां भी काट दीजिए, ये समाप्त होते हैं। तीसरा ये प्रदूषण नहीं करते हैं। अब फिर मैं आपको बताता हूं, पहले हम उदाहरण पर जाते हैं फिर समझते हैं क्या ये भी प्रदूषण करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो इसमें आप किस किस ऊर्जा के स्रोत को पाते हैं? तो आप खुद देखिए, कोयला जो होता है इसी में आता है, कोल, थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर आइए, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर आइए, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भी इसी के उदाहरण है। आप प्राकृतिक गैस की तरफ आइए ना, जो प्रकृति में पाई जाने वाली गैस है, जो जीवाश्म ईंधन है, वो भी इसी में आता है। आप नाभिकीय ईंधन की बात कीजिए, आप नाभिकीय ईंधन की बात कीजिए। नाभिकीय ईंधन का तात्पर्य क्या होता है? जहां यूरेनियम की बात होती है, जहां थोरियम की बात होती है, जहां प्लूटोनियम की बात होती है। ये जो भी ईंधन जो आप देख रहे हैं यहां बोर्ड पर, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल है। इसके अतिरिक्त और भी आपको मिल जाएंगे।
अब आप मुझे बताइए, ये जो कोयला, ये जो पेट्रोलियम, ये जो प्राकृतिक गैस, ये जो नाभिकीय ईंधन, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये पता है, एक स्रोत है ना, जो एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, और ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। ये प्रकृति में स्वतः बने हैं किसी कारणों से। वो कारण क्या होंगे अभी आपको आगे बताऊंगा। जीवाश्म ईंधन का कंसेप्ट क्या होता है। मानव इसके पीछे नहीं रहा है इसको बनाने के लिए, प्रकृति इसके पीछे कारण रही है, जिसकी वजह से इस तरह के जो ऊर्जा के स्रोत है जिनका निर्माण प्रकृति में हुआ है। अब आप मुझे बताइए, ये चीजें, कोयला आप यूज करेंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन यूज करेंगे, खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि केरला में लगभग 6,60,000 टन यूरेनियम है। सुनिएगा, 6,60,000 टन यूरेनियम है। 6,60,000, सोचिए 6,60,000 टन का यूरेनियम, और कहते हैं लगभग 200 वर्षों तक ये विद्युतीकरण दे सकता है भारत में। क्यों नहीं दे रहा है, क्या दिक्कतें हैं, अच्छी गुणवत्ता है नहीं, वो बात की बात है। लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या। अगर ये डेटा मैंने कहीं से मुझे मिला है कि 200 वर्षों तक इस तरह का फायदा हो सकता है, तो आप मुझे बताइए उसके बाद क्या। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्त, आप इस तरह की ईंधनों की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं, नाभिकीय ईंधन की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे ईंधन एक लिमिट में है। ओके, जैसे जैसे आप प्रयोग में लाएंगे ये समाप्त हो जाएंगे, आपके लिए पुनः प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे। किंतु याद रखिएगा, अगर आप कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों की बात करें तो ये बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। 2011 के प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। 2011 के प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था? प्रश्न यूपीएससी ने दिया कि अगर कोयला जलाया जाए, कोयले के जलने से कौन कौन सी ऐसी गैस होती है जो प्रदूषणकारी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। उसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे थे, इंफॉर्मेशंस। पहला उन्होंने CO2 दे रखा था, दूसरा उन्होंने SO2 दे रखा था, सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा था, और तीसरा उन्होंने नॉक्स दे रखा था। 3 गैसें उन्होंने दे, फिर उन्होंने ऑप्शन बनाया A, ऑप्शन बनाया B, ऑप्शन बनाया C और ऑप्शन बनाया D। फिर वही हुआ 1 और 2, 1 3, 1 2 3, 2 और 3, इस तरीके से उन्होंने 4 ऑप्शंस बनाए थे। ओके, और आप खुद देखिए वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोयले के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है। आपको पता है पूरी दुनिया में लगभग 60% विद्युत, लगभग 60% विद्युत आज भी कोयले से बनाई जाती है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोयले के जलने से कौन सा प्रदूषण हो रहा है। CO2, SO2, नॉक्सेस में से पूछ रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फिलहाल आपको यहीं बता देता हूं, ये टॉपिक पर्यावरण का है। जब हम पर्यावरण में जाएंगे, ओके, और प्रदूषण की बात करेंगे, ओके, इस कोर्स के अंदर, तो आपको बताऊंगा कि सल्फर डाइऑक्साइड भी यहां निकलता है। ओके, CO2 नॉक्सेस काफी लोगों ने गेस किया था, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो सल्फर डाइऑक्साइड पे कंफ्यूज हुए थे। तो यहां फिलहाल दोस्त ये तीनों के तीनों हैं जो निकलते हैं। किंतु यहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि CO2 और नॉक्स ग्लोबल वार्मिंग गैस में आती है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग यानी हरित गृह गैस की श्रेणी में नहीं आता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड किस में आता है, इसको जानने के लिए आप पर्यावरण की क्लास मुझसे सुनिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक कंसेप्ट मैं बता देता हूं, ये सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल कूलिंग के कॉन्सेप्ट पर आता है। ओके, जो बुक हमारी संस्था द्वारा पब्लिश की जा रही है, इन्वायरमेंट की बुक, वो अब मैग्रा हिल की तरफ से आ रही है। तो उस बुक को आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट की, उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल कूलिंग गैस है। और ग्लोबल कूलिंग के पीछे कई कारण हैं, उनमें से एक कारण सल्फर डाइऑक्साइड भी है। किंतु मैं आपको बोलूं कि कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है, तो फिर यहां पर तीनों सही होगा। ओके, किंतु इनमें से ग्लोबल वार्मिंग है, CO2 और नॉक्स है, SO2 नहीं है। ठीक है, ये देखिए, अब आपको क्या मिल रहा है कि इस तरह की चीजें प्रदूषण जनित कर रही हैं। और आपको बोलूं सिर्फ विश्व में 60% ही मत सोचिए, भारत में भी कभी आप अक्सर देखिए, जब हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलता है। तो तकरीबन 58 से 60% विद्युत भारत में भी आज देखें तो थर्मल पावर प्लांट से ही बनता है, तापीय विद्युत संयंत्रों के द्वारा, जिसे आप थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब आपको क्या समझ में आ गया? नॉन रिन्यूएबल में मुख्यतः कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पूरी दुनिया में बहुतायत में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो अच्छा खासा प्रदूषण जनित करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जो था रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम उपयोगिता की बात करते हैं,
है ना। अगर हम उपयोगिता की बात करते हैं, फाइन, तो यहां पर देखते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। रुकेगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फिर मैं कह रहा हूं सपोर्टिंग मटेरियल्स में आप बुक रखे रहिएगा, मेरे साथ चलते रहें, छोटा छोटा नोट्स बनाते रहें, और बुक एक आपको स्टैंडर्ड, अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? नाम ही कह रहा है परंपरा में जिस ऊर्जा को हम प्रयोग में लाते हैं, यानी ऐसी ऊर्जा का स्रोत या ऐसी ऊर्जाएं जो जनरली हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, वो होता है परंपरागत यानी व्यवहारिक या कन्वेंशनल। अब आप मुझे जरा सोच कर बताइएगा, आप मुझे सोच कर बताइएगा, ठीक है। कुछ और जगह चाहिए, मैं कुछ और जगह बना लेता हूं। इधर देखिए, अब जरा आप इधर सोच के बताइएगा, ठीक है। ओके, समझिएगा। परंपरागत जो व्यवहारिक है, आप मुझे बताइए, जो नॉन इनेबल में जैसे हम कोल की बात कर रहे थे, जैसे पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, ठीक है ना, यही तो दुनिया में आज सर्वाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी यही वो ऊर्जा है जो हम परंपरा में यानी व्यवहारिक रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। तो इसको आप कहेंगे कैसे? सामान्यतः आप कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे? सामान्यतः अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वही मानव अपनी परंपरा में प्रयोग में ला रहा है, व्यवहार में प्रयोग ला रहा है। अब खुद फिर मैं बोल रहा हूं कि अभी 60% आपने बोला कि पूरी दुनिया का विद्युत जो है वो कोयले से बन रहा है, और कोयला किस में आ रहा है? नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल में। अपने आप देखें नॉन रिन्यूएबल में, तो आपको चीजें जोड़ने में मदद करती हैं। मैंने बोला सामान्यतः, मैंने ये नहीं बोला कि सारे अनवीकरणीय ऊर्जा जो होते हैं के स्रोत होते हैं वो परंपरागत होते हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला मुख्यतः या सामान्यतः ज्यादातर ऐसा है। ओके, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, एक मिनट, आप ये समझ गए ना कि ये जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। और रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें, जहां सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, टाइडल ऊर्जा है, ओशन समुद्री ऊर्जा, इसके बारे में बात करें, ये आप में से कितने लोगों के घरों में प्रयोग में लाया जा रहा है? तो देखिए कुछ ही लोग हाथ उठा रहे हैं। या पूरे भारत में हर किसी के घर में सौर ऊर्जा लगा हुआ है? पवन ऊर्जा, आपके घर के ऊपर पवन टरबाइन लगा हुआ है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी अभी अगर बात करें तो सामान्यतः, यहां पे भी कह सकते हैं सामान्यतः रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो किस श्रेणी में है? गैर परंपरागत में है। आज के संदर्भ में वो गैर परंपरागत में है। लेकिन हो सकता है समय के साथ भविष्य में सिनेरियो बदले, और हो नहीं सकता है, ऐसा होगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। आपको पता है, अगर आप नाभिकीय ऊर्जा की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, जिसको आप कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुविक ऊर्जा ना बोला कीजिए, है ना, नाभिकीय ऊर्जा ज्यादा खूबसूरत शब्द होता है। ओके, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारे अलग भी उसकी हिंदी मीनिंग होती है, लेकिन वो रियल हिंदी नहीं होती है। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो किसके अंदर आता है? भारत के संदर्भ में बात करें तो यह अनवीकरणीय है। वही यूरेनियम, वही थोरियम, वही प्लूटोनियम जिसकी मैं चर्चा आपसे नाभिकीय ऊर्जा के अंदर करूंगा, तो मैं बताऊंगा एक बार आपने प्रयोग में लाया, दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। उसी के बारे में बात कर रहा हूं कि यहां पर अगर हम बात करें, आज नाभिकीय ऊर्जा मुख्यतः अनवीकरणीय में आती है। यूज किया, समाप्त हो गए। पर आप मुझे बताइए, क्या यह परंपरा में है? नहीं है। भारत के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं है। भारत में, ठीक है, अब देखिए, लेकिन वहीं अनवीकरणीय ऊर्जा में अगर कोयले और पेट्रोलियम की बात कीजिए तो वो परंपरागत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा की बात कीजिए तो वो परंपरागत नहीं है। तो मैंने ये नहीं बोला कि सारे अनवीकरणीय ऊर्जा परंपरागत में आते हैं जो आप नाभिकीय ऊर्जा से समझ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 70 to 80% तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत परंपरागत है भारत के रेस्पेक्ट में। आपको पता है दोस्त, नाभिकीय ऊर्जा आज कितना कंट्रीब्यूशन रखती है भारत में ऊर्जा जनित करने के लिए? अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो लगभग 3 से 4% नाभिकीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा निर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऊर्जा की जरूरत के लिए भारत में उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और पता है इसका भविष्य क्या है? भारत ने एक टारगेट बनाया है कि 2050 तक इसी नाभिकीय ऊर्जा को हम जो आज 3 से 4% है, पूरी ऊर्जा का 25% पहुंचा देंगे। कब? 2050 तक।
तो 2050 की अगर हम सिनेरियो में बात करें तो 2050 के रिस्पेक्ट में यही नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी उस समय क्या कहलाएगी? उस समय हो सकता है कि आप उसको परंपरागत बोले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आज जो आप परंपरागत देख रहे हैं या गैर परंपरागत देख रहे हैं, वो हो सकता है भविष्य में उसके उदाहरण में बदलाव हो, और यह बदलाव अच्छा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस टॉपिक को मैं वैश्विक लेवल पर जोड़ूं तो आप समझ सकते हैं दोस्त, आज भारत क्यों एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप नाभिकीय आपूर्ति समूह का सदस्य बनना चाहता है। 1990s के बाद से ही भारत ने इसके लिए भरपूर कोशिश करना प्रारंभ कर दिया। इस पर बात करेंगे जब हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पर जाएंगे। कहीं ना कहीं आप इस चीज को यहां जोड़ सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हम नाभिकीय ऊर्जा को अच्छी खासी रूप में प्रयोग में लाना चाहते हैं। और ऐसी जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया में आज ऐसा कहा जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, यानी उपभोगकर्ता किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी में आता है, यानी थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भारत। भारत दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जिस रेट से भारत की जरूरत बढ़े, अभी आप देखें भारत में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, ब्रिजेस बनेंगी, नहरें बनेंगी, सड़कें बनेंगी। भारत की अभी आवश्यकता यहां है। भारत में अभी सैचुरेशन नहीं आया है। विश्व के अन्य राष्ट्रों में सैचुरेशन है, उनका ना पॉपुलेशन बढ़ता है, उनकी ना बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है, उनके यहाँ बिल्डिंग रोड कौन सब कुछ हो चुका है। आज उनको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है जितना भारत जैसे राष्ट्र को है। अब आप इन चीजों को समझ सकते हैं मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी परंपरागत है, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी आपको गैर परंपरागत मिल रही है, नॉन कन्वेंशनल मिल रही है, और किस तरीके से भविष्य में यह सिनेरियो चेंज होगा, जहां एक नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण लेकर मैंने आपको समझाया है। एक ऐसा ऊर्जा का है तरीका जिसको मैंने यहां पर आपसे नहीं बोला, पन विद्युत शक्ति, जिसको आप कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट एक्चुअल में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही आप रखेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट को आप जनरली रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और किसी के साथ आप तर्क वितर्क कर सकते हैं आज के प्रोस्पेक्टिव में और भविष्य के प्रोस्पेक्टिव में। ओके, और इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखिएगा। आपको पता है दोस्त, भारत समय के साथ एनर्जी की डिमांड भारत की बढ़ रही है, और अगर भारत ऊर्जा निर्माण में और आगे नहीं आएगा तो भारत का जो भविष्य होगा वो अंधकार में होगा। बहुत सारी स्कीम है जिसको लेकर हम लोग बात करेंगे ग्रामीण स्तर पर, जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसके बाद आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसके बाद आप देखिए सौभाग्य स्कीम। ये सारी स्कीम मेरा पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला आपकी परीक्षा में गवर्नमेंट स्कीम से भी प्रश्न आते हैं, और मेरा ये नेचर है कि मैं कभी टॉपिक्स को दूसरी की तरफ बॉल ट्रांसफर नहीं करता हूं, तो मैं उस टॉपिक को आपको खुद कराऊंगा। और ऊर्जा एक अच्छा खासा 8-10 घंटे का लेक्चर है जो यहां पर अच्छा खासा आपके साथ डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए दोस्त, अब हम ऊर्जा के उदाहरण पर आते हैं। फाइन, अब हम ऊर्जा के उदाहरण की तरफ आते हैं। ऊर्जा के उदाहरण। चले, हम जिस ऊर्जा की स्टडी करने जा रहे हैं, उस ऊर्जा की स्टडी हम जिस आधार पे करने जा रहे हैं वो है कैलोरीफिक मात्रा। ओके, यानी अगली हेडिंग है कैलोरीफिक मात्रा के आधार पर। ओके, कैलोरीफिक मात्रा के आधार पर ऊर्जा का अध्ययन। ठीक है, चलिए। सो स्टडी ऑफ फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक मात्रा के आधार पर ईंधन का अध्ययन। ठीक है, ईंधन का अध्ययन। अब सुनिएगा, जिस क्रम में जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके को आप भी फॉलो करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा कोयला, सबसे पहला मैंने लिखा कोल, दूसरा मैंने लिखा पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा उदाहरण मैंने लिखा पेट्रोलियम पदार्थ।
तीसरा मैं प्राकृतिक गैस की तरफ जा रहा हूं, है ना, जहां पर हमने लिखा एलपीजी, फिर मैंने लिखा सीएनजी, और फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन, फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ईंधन है, उसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन के स्रोत, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, इस बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे प्रश्न आया हुआ है 2015 में, माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे प्रश्न आया हुआ है 2012 में। मैंने बोला ना, ये सारे प्रश्न आपको दिखा के करेंगे, और आपने देखा है कि मैंने आपको 15, 16, 17, 18, 19 के प्रश्न पत्र दिखाए हैं। उसकी डिस्कशन मैंने शुरुआत के 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियोस में किए हैं, जो आपकी आंख खोलने के लिए एनफ है। अगर आप सीधा इस वीडियो पे आते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। फाइन, आपको शुरू से चलना होगा, क्योंकि स्टडी हमेशा क्रमवार होती है। ओके, चलिए। और मैं यहाँ कोई आपको मंत्र वंत्र नहीं फूकने वाला है ना, कि झाड़ फूक दूंगा और आप आईएएस बन जाएंगे। यहाँ तो शॉर्टकट नहीं आता, ठीक है, तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ जैसे हनुमान जी वाला कंसेप्ट था। हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है, जब वो संजीवनी बूटी लेते जाते हैं, कि संजीवनी बूटी है कौन सी। तो वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो दूसरा अटैम्प्ट देना नहीं चाहते, ठीक है ना, कि दोबारा फिर जाएं, पहाड़ ले आए, तब तक क्या पता चले इधर लक्ष्मण जी की डेथ हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वो शक्तिशाली तो रहते हैं, क्योंकि वो हिम्मती रहते हैं, मेहनती रहते हैं, और जो हिम्मत मेहनती करने वाला आदमी है तो पूरा पहाड़ ही उठा ले आते हैं। अब कहते हैं भाई वैद्य जी, इसमें से आप अपना संजीवनी बूटी ढूंढ लीजिए, ठीक है। आज की टाइम में समस्या क्या है, आप हमेशा, मैं आपको पीछे से भी कहता आया हूं, आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं, ऐसी क्लास पढ़ना शुरू करते हैं जहां होता है कि बस ये 50 मिनट पढ़ लीजिए, आईएएस बन जाइए, ये 500 प्रश्न लगा लीजिए, आईएएस निकाल लीजिए। देखिए, जहर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। आप अपने माता पिता से इन सब चीजों की, यहां जानते हैं क्या दिक्कत है, मैच्योरिटी लेवल है। आईएएस जैसी परीक्षा को आपने क्लर्क से भी आसान बना दिया है कि नहीं। और मैं भी कहता हूं, मैं अगर एक ऐसा वीडियो बना दूं कि बिना पढ़े आईएएस बन जाइए, आपको सच बताता हूं, मूर्खों की कमी इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए कई लोगों का धंधा चलता है। ठीक है, सब ठीक है, उनका भी परिवार है, पलना चाहिए। चलिए, ये भी आपकी डेस्टिनी है दोस्त, है ना। कम से कम अपने माँ बाप से तो पूछ लीजिए, उनके पास जो अनुभव है वो अनुभव आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा, आपको समझ आएगा। इसलिए देखिए, कभी ध्यान दीजिएगा, जब माँ बाप आपको कुछ कहते हैं, मत जाओ, मत करो, शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़े समय के बाद रियलाइज होता है, काश हमने वही किया होता। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, आप तो 20 साल के अनुभवी हैं, 25 साल के अनुभवी हैं, वो 60 साल का अनुभव है, आप कभी उनसे आगे नहीं निकल सकते हैं। इसलिए अपने माँ बाप से हमेशा हर चीज़ों के बारे में पूछा कीजिए, पापा ऐसा कर रहा है, मम्मा ऐसा कर रही, क्या करना चाहिए, और देखिए उनका डिसीजन आपको 99% आपको सही दिखता है। चलिए छोड़िए, है ना। तो ये आप क्या देख रहे हैं, कैलोरीफिक मात्रा के आधार पर आप ईथनों का ऑर्डर देख रहे हैं। अब जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये पता है, ये जो आपने ऑर्डर लिखा है, ये कैलोरीफिक मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी कहने का तात्पर्य है, न्यूनतम कैलोरीफिक मात्रा जो है मिनिमम, वो कोयले की है, और जो मैक्सिमम कैलोरीफिक मात्रा है वो हाइड्रोजन ईंधन की है। समझिएगा, यानी न्यूनतम कैलोरीफिक मात्रा जो है वो कोयले की है और हाइड्रोजन की मैक्सिमम है। तो ये कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये जो आपने ऑर्डर लिखा हुआ है, ये कैलोरीफिक मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी प्रति ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा हाइड्रोजन देती है। अब यहीं पर देखिए, काफी, चूंकि 20 साल का एक अच्छा अनुभव है, तो काफी बच्चे फट से गूगल पर जाते हैं। एक बच्चे का तर्क वितर्क हुआ मेरे साथ, सर ऐसा है कि ना गूगल पे ये दे रखा है सीएनजी ऊपर और एलपीजी नीचे। तो मैंने भी वो देखा है। देखिए, आपको जो मैं कह रहा हूं आप इसको फॉलो करें, ठीक है। गूगल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आपको डेंसिटी समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं, कार्बन की मात्रा ऊपर देखिए बढ़ रही है। एलपीजी और सीएनजी में अगर देखें तो एलपीजी में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस, अगर आपको थोड़ी केमिस्ट्री आती है, और सीएनजी में होता है मीथेन गैस। मीथेन का जो डेंसिटी होगी, है ना, मीथेन की जो भार होगा वो प्रोपेन ब्यूटेन से कम होगा, क्योंकि मीथेन में एक CH4 ही है, बस एक कार्बन है, लेकिन वहीं C4H8 है ब्यूटेन में, C3H6 है प्रोपेन में, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा लॉजिक है तो आप समझ सकते हैं, इस तरह के इंफॉर्मेशन गूगल पे दिए जाएंगे, ठीक है। आप यहीं पर रहें, इसी को फॉलो करें, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा, कैलोरीफिक मात्रा का बढ़ता क्रम। अच्छा, एक बात और जरा आप सोचिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी प्रवृत्ति के ईंधनों का हम प्रयोग करते हैं, मानव कितनी तरह की प्रवृत्ति के ईंधनों का प्रयोग करता है, तो आप बोर्ड पर समझ सकते हैं, कोयला,
कोयला का मतलब क्या होगा देखिएगा, कितनी प्रवृत्ति के ईंधनों का प्रयोग करते हैं। कोयला जो हो गया वो किस प्रवृत्ति का हो गया, सॉलिड। अच्छा ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ब्लैक से ही लिखते हैं। ये हो गया आपको सॉलिड प्रवृत्ति का, हुआ नहीं हुआ। पेट्रोलियम किस प्रवृत्ति का हो गया, लिक्विड प्रवृत्ति का। और लास्ट तीन देखिए, एलपीजी गैस प्रवृत्ति का, सीएनजी गैस प्रवृत्ति का, हाइड्रोजन गैस प्रवृत्ति का। थोड़ा सा अगर आप सोचते तो आपको ये आंसर मिल जाता कि जो हम ईंधन प्रयोग में लाते हैं वो तीन प्रवृत्ति के ईंधन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम तीन प्रवृत्ति के ईंधनों का प्रयोग करते हैं, ठोस, द्रव और गैस प्रवृत्ति के ईंधनों का। आगे बढ़े और अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो कैसे कंक्लूजन कर सकता हूं, इसको मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों की कैलोरीफिक मात्रा सर्वाधिक होती है। लॉजिक बन रहा है नहीं, रटिएगा नहीं, चीजों को समझिएगा, है ना। सिविल सेवा में क्वेश्चंस क्रिएटिव आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, दोनों आते हैं, ठीक है। मैं आपको सारा ही यहां बता रहा हूं, चाहे आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो या यूपीपीसीएस के लिए जा रहे हो, आरएएस के लिए जा रहे हो, एमपीपीएससी, किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, ये पूरा का पूरा आपको बेहतर होगा, ठीक है, फाइन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, तीनों प्रवृत्ति के ईंधन आपको मिल रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा और अंत में क्या आपको समझ में आता है, गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों की कैलोरीफिक मात्रा सर्वाधिक होती है। समझ में आ गया, ओवरऑल तीनों नीचे गैस है, तो मैं कह सकता हूं कंक्लूजन में गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों की कैलोरीफिक मात्रा सर्वाधिक होती है। लॉजिक बना, कंसेप्ट बना, ओके, क्रिएटिव माइंड हुआ, आप समझ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अब बढ़िएगा। अब यहां पर हम लोग एक एक ईंधनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, ये सारे के सारे जो आप ईंधन देख रहे हैं ना, सबको अलग अलग से पढ़ना है। कोयले को अलग पकड़ना है, पेट्रोलियम को अलग पकड़ना है, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन को अलग पकड़ना है, इन सबको, और प्लस इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य भी पढ़ने हैं। ओके चले, ये मैंने बोला ना कम से कम 10 घंटे का ये लेक्चर है, इससे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। और वैसे भी 4 से 5 प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिवर्ष होते हैं। ओके तो पहली बात बता दूं, ये जो भी आपने फ्यूल सारे लिखे हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक हैं, यानी इनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये चीज आप अच्छी तरह समझते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, अगर हम कोयले की स्टडी करें, ठीक है, कोयले की स्टडी करें, तो आप मुझे बताइए कोयला जो ठोस प्रवृत्ति का ईंधन है वो कितनी तरह का होता है। आप ध्यान रखेंगे, आप मुझे गुणवत्ता के आधार पे बताएंगे। तो एक काम करते हैं, हम पहले कोयले को ले लेते हैं, ठीक है, कोयले ले लेते हैं और एक इंडेक्स बना देते हैं, टाइप्स, कोल के टाइप्स की बात करते हैं, और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे लॉजिकली कौन सा कोयला बेहतरीन है और उसके पीछे क्या कारण है। ओके तो मैंने लिख दिया कोयले के टाइप्स में। चलिए अब आप मुझे बताइए सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है। तो आप मुझे बोलेंगे एंथ्रासाइट। देवनागरी यानी हिंदी और आंग्ल भाषा दोनों में एंथ्रासाइट को एंथ्रासाइट ही लिखा जाता है। दूसरा, उसके बाद आता है बिटुमेनस। तीसरा आता है लिग्नाइट, और चौथे स्तर पर जिस कोयले की बात होती है उसे कहते हैं पीट। ये 4 तरह का कोयला होता है जो आप अपने अगल बगल देख सकते हैं। अब सुनिएगा, ये चारों कोयले हैं, तो चारों में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, यानी चारों के चारों क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ईंधन है। अब सुनिएगा, आप सबसे बेहतरीन कोयला किसको बोलते हैं। मुझे पता है आप में से काफी लोग जानते हैं, सर सबसे बेस्ट कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। वेरी गुड। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, पीट होता है। तो सबसे घटिया कोयला जो होता है वो पीट होता है। ऐसे नहीं चलेगा रटकर, है ना, लॉजिकली बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो भी धीरे धीरे आपको निकल कर आएंगे। तो मैंने यहां पर बात किया कार्बन कंटेंट की। क्या बात की, कार्बन कंटेंट की, यानी कार्बन की मात्रा ले लीजिए। कार्बन कंटेंट, अभी आपने देखा इन सब में कार्बन पाया जाता है, यानी हम यहां पर कार्बन की मात्रा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की मात्रा। असल में क्या होता है दोस्त, कार्बन की जो मात्रा होती है वो हर फ्यूल में, हर कोयले में आपको अलग अलग मिलती है, और इसीलिए सारा का सारा जो कोयला होता है वो अलग अलग गुणवत्ता वाला होता है। आपको मैं बताता हूं, पीट कोयला वो कोयला है जिसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा 35% से कम होती है।
लिग्नाइट वो होता है जहां 35% से ज्यादा होती है और 55% तक या उससे कम। बिटुमिनस जो होता है वो लगभग 55% या उससे ज्यादा होता है और तकरीबन 85% तक या उससे कम। और जो एंथ्रेसाइट होता है उसमें कार्बन की मात्रा 85% से ज्यादा होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कभी इस तरीके से फैक्ट्स को नहीं रटेंगे। आप सिर्फ एक लॉजिक बना लीजिए, 35% से कम कार्बन की मात्रा होती है किसमें? पीट कोयले में। एंथ्रेसाइट में 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है किसमें? एंथ्रेसाइट में। और इसमें इससे कम। यानी कहने का तात्पर्य है अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कार्बन के कंटेंट की मात्रा बढ़ती है और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कार्बन के कंटेंट की मात्रा घटती है। लॉजिक। ओके, अब इसको और आगे जोड़िए। देखिए आपको लॉजिक बन रहा है मेरी क्लास में, है ना? रटने वाले लोग मुझे ना सुने, ओके, और ना पढ़े ना ज्वाइन करें क्योंकि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, आईएएस के और पीसीएस के सब क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, क्योंकि इसी में आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे, अपने आप फैक्ट बन जाएंगे। अभी क्या होता है, फैक्ट रखते हैं, अब क्या होगा, कंसेप्ट के अंदर फैक्ट आपको दिख जाएंगे। अब सुनिएगा, जिस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा है, अब हम बोलते हैं ज्वलन क्षमता। अब हम बात करते हैं ज्वलन क्षमता की। ज्वलन क्षमता को इंग्लिश में आप कह सकते हैं बर्निंग एफिशिएंसी। बर्निंग एफिशिएंसी पर आते हैं, सुनिएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है उसकी ज्वलन क्षमता मैक्सिमम होती है। लॉजिक याद रखिएगा, केमिस्ट्री में चीज प्रूफ हुआ है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम है उसमें ज्वलन क्षमता सबसे कम है, मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है। ये भी समझ में आ गया। और आगे बढ़िए। अब आप मुझे बताइए, अगर अब यहां पर हम बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं यानी परिणाम की बात करते हैं। जरा रिजल्ट सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा है यानी कोयला जो है सबसे बेस्ट तरीके से जल रहा है, और अगर कोयला सबसे बेस्ट तरीके से जल रहा है उस कंडीशन में अगर मैं दो चीजों के बारे में आपसे पूछूं, पहला ऊष्मा और दूसरा धुआं यानी स्मोक, आप मुझे लॉजिकली सोचकर बताएंगे इसके डिफरेंस में। और वहीं अगर कोयला बहुत गंदी तरीके से जल रहा है तो उसमें ऊष्मा और उसमें धूम्र यानी स्मोक, उसमें क्या फीचर होगा? ठीक है, समझिएगा। और फिर आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे क्या होगा, लॉजिकली आप समझ जाएंगे। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको कहीं लिए चलता हूं। कहां लिए चलता हूं? ठंड की तरफ और गांव में। आप गांव में जाइए। जब मैं गांव में जाता हूं तो ठंड में क्या होता है, हम लोग ना पुआल जलाते हैं। पुआल मतलब वही जो सूखी घास फूस, जो आप छप्पर जिससे बना वो सब चीजें जलाते हैं या लकड़ियां जलाते हैं, जो भी है। और जरा आप सोचिएगा, जब वो लकड़ी ठंडी के टाइम में जब आप गांव में जलाते हैं और अच्छी तरह से जलता है और अच्छी तरह से जलता है तो उसमें धुआं क्या होता है? धुआं कम होता है और आंच या हीट ज्यादा आती है। और वो देखिए, आपने क्या देखा, और वही अगर लकड़ी गंदे तरीके से जलने लगती है तो उसमें क्या होता है, हीट यानी ऊष्मा कम हो जाती है और धुआं ज्यादा आपकी तरफ आने लगता है। तो फिर आप फूंकते हैं, फिर आप उसमें केरोसिन डालते हैं, थोड़ा आग लकड़ी और बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ईंधन अच्छी तरह से जलता है, वही लकड़ियां जो आप गांव में देखते हैं, है ना, जो आप अच्छी तरह जलती है, तो अगर कोई भी ईंधन अच्छी तरीके से जलेगा दोस्त, तो उसमें ऊष्मा जो होगा वो ज्यादा होगा और स्मोक जो होगा वो कम होगा, धुआं कम होगा। और वहीं अगर आप कोई ईंधन या कोयला गंदे तरीके से जलता है तो ऊष्मा जो होगा वो कम होगा और स्मोक जो होगा वो ज्यादा होगा। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या मिला? कौन सा कोयला है जो बेस्ट है? आपको आंसर मिला एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल। और लॉजिकली आपको समझ में आया क्यों। और आपने इसको अपने जीवन में देखा है, लकड़ियां जलते हुए। उसी को आप इससे जोड़िए, आपको लॉजिक समझ में आता है। ओके, अब समझिए, ये एक लॉजिक हुआ जो कोयले के संदर्भ में आपको समझ में आया। आपको बताता हूं, भारत दुनिया में टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल में आता है, यानी भारत में कोयला अच्छी खासी मात्रा में मिलता है।
फिलहाल एंथ्रासाइट में नंबर 1 जनरली अमेरिका को माना जाता है, सबसे बेहतरीन कोल अमेरिका में बहुत ज्यादा एंथ्रासाइट। भारत दुनिया में 5वें नंबर पर मानते हैं कोयले के रिजर्व्स के आधार पर। ये चीजें आपको जब आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, इस तरह के डेटा आपको मिलते हैं। आपको मैं बताऊं कि भारत में किस तरह का कोल होता है। आपको पता है भारत 5वें नंबर पर होने के बाद भी कोयला भारत में रिजर्व के आधार पर भारत में पाया जाता है, फिर भी भारत कोयला का अच्छा खासा इंपोर्टर कंट्री है। भारत विदेशों से कोयला का आयात करता है। क्यों करता है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि भारत में कोयला तो है लेकिन भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला नहीं है। आपको पता है भारत में किस तरह का कोयला होता है? भारत में जो कोयला मिलता है वो एवरेज क्वालिटी का मिलता है या बिलो एवरेज क्वालिटी का मिलता है। औसतन या औसत के भी नीचे स्तर की गुणवत्ता वाला कोयला आपको भारत में देखने को मिलता है। अब बात होती है किस तरह के कोयले आपको भारत में मिलेंगे, तो मुख्यतः आपको बिटुमिनस और लिग्नाइट इस तरह का कोयला होगा जो आपको यहां पर मिलेगा। तो भारत में आपको जो कोयला है जो मुख्यतः मिलेगा वो आपको बिटुमिनस और लिग्नाइट यानी एवरेज और बिलो एवरेज क्वालिटी का कोयला भारत में मिलता है। ओके, और इसी कोयले को आप प्रयोग में लाते हैं। लेकिन इसके साथ आप पूछे भारत में जो कोयला है उसके साथ क्या नुकसान है, तो आप बोल सकते हैं उससे ऊष्मा कम निकलेगी, उससे धुआं ज्यादा निकलेगा, तो यह भारत के कोयले के साथ एक निगेटिव बोल सकते हैं। किंतु एक बात मैं आपको बताऊं, भारत का जो कोयला है उसमें एक चीज है जो थोड़ा बेहतर है। क्या है? विश्व के अन्य राष्ट्रों में जो कोयले हैं, अगर कहीं एंथ्रासाइट मिले, कहीं बिटुमिनस मिले, कहीं कुछ भी मिले, उनमें से भारत का जो कोयला है उस कोयले के अंदर सल्फर की मात्रा कम होती है। ऐसा बोला गया है, ऐसा देखा गया है। तो भारत में जो कोयला है उस कोयले में सल्फर की मात्रा थोड़ी कम होती है। अतः भारत का कोयला आप जलाते हैं तो उस सल्फर की मात्रा कम होने से CO2 तो भरपूर निकलता है, नॉक्स तो भरपूर निकलता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अमूमन अन्य राष्ट्रों को कोयले की अपेक्षा भारत के कोयले से कम निर्गत होता है। और आपको फिर मैं बताता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और नॉक्स आपके लिए कम खतरनाक है या आपके लिए सीधे खतरनाक नहीं है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड आपके लिए सीधा खतरनाक होता है। आप इसको इनहेल कर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को ये सल्फर डाइऑक्साइड बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इतना ही नहीं दोस्त, आपको ही नहीं पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। उनकी हाइट छोटी होने लगती है, उनकी पत्तियों के अंदर के जो हरित लवक होते हैं वो मरने लगते हैं, पौधों का प्रकाश संश्लेषण खत्म होने लगता है। इस तरीके से पौधों की वृद्धि जो होती है पूरी तरह से प्रभावित होती है। ये चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी है। ओके, ये रहा सल्फर का कंसेप्ट जो कोयले के साथ जुड़ा था। और एक प्रश्न जो मैंने अभी आपको बोला था, कोयले के जलने से कौन सा प्रदूषण निकलता है, 2011 के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड भी सही था CO2 नॉक्स के साथ। फिलहाल आगे बात करेंगे पर्यावरण में। फिलहाल ये तीनों की तीनों गैसें जो होती हैं वो एसिड रेन भी कराती हैं, अम्लीय वर्षा भी कराती हैं, और तीनों के घुलने की वजह से अम्लीय वर्षा का जो कलर होता है वो भी अलग अलग होता है। ओके, वो भी आपको क्या मिलता है? अलग अलग मिलता है। एक करंट है, करंट का एक न्यूज है, हर टॉपिक के साथ हम उसको भी जोड़ते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, उसमें यह बोला गया, नासा ने एक स्टडी की और बोला भारत के क्षेत्र से सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा हो रहा है विश्व के अन्य राष्ट्रों के कंपैरिजन में। वो क्या न्यूज था उसको मैं आपको जोड़ देता हूं। उसमें कहने का तात्पर्य यह था कि भारत की जो कोयले जलाने वाली जो चिमनियां होती हैं जहां पर जलाते हैं, उसमें जिस तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है वो तकनीकियां अच्छी नहीं हैं। अतः भारत में भले ही कोयला सबसे अच्छा पाया जाता हो इस मामले में कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, ऊष्मा जनित करने के आधार पर नहीं, तभी तो भारत आज भी कोयला को विदेशों से आयात कर रहा है। यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये वाला, भारत के कोयले के साथ क्या समस्या है, सल्फर की मात्रा, ये 2010 के प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस में पूछा जा चुका है। ओके, और इस तरह का कोयला का क्रमवार, कोयला कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, भारत में कौन सा होता है, भारत किस रैंक पर है, ये स्टेट पीसीएस का प्रश्न है। तो आपको दिख रहा है कि यहां यूपीएससी का लॉजिकल और स्टेट पीसीएस का फैक्चुअल दोनों कवर हो रहा है।
ओके, दोनों ही कवर हो रहा है। तो वहां पर क्या बात थी कि भारत दुनिया में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन अपने थर्मल पावर प्लांट से इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत में भले ही कोयला अच्छा है, सल्फर की मात्रा उसमें कम है, लेकिन जिस फिल्टर, जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो भारत में बेहतरीन नहीं है। इसलिए अन्य राष्ट्रों में सल्फर की मात्रा ज्यादा होने के बाद भी उनके फिल्टर और तकनीकियों के प्रयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कम निकलती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। सो ये कोयले के संदर्भ में जितनी भी चीजें थी उसके बारे में हमने बात कर ली है। और कोयले के आवंटन की बात करें तो कोयले को नेशनलाइज करने की बात की गई थी उस समय जब इंदिरा गांधी थी। ओके, और इसको कोई लॉटरी सिस्टम के बेस पे कोयले का आवंटन नहीं किया जाता, कोयले की खानों का। आपको बता दूं, यहां पर ओपन ऑक्शंस होते हैं। यह प्रश्न जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कोयले के बारे में, इसके नेशनल राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, इंदिरा गांधी का समय था जब इस तरह की चीजें, कोयले के राष्ट्रीयकरण की बात हुई थी। और आज के संदर्भ में अगर बात करें तो कोयले का जो भी आवंटन होता है, जो कोयले की खानें होती हैं, इन चीजों को जो दी जाती हैं, वो लॉटरी सिस्टम पर आधारित बिल्कुल नहीं होती हैं। यह प्रश्न 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, आपको बता दूं, आपके परीक्षा के 3 से 4 प्रश्न बन चुके हैं। एटलीस्ट 3 से 4 प्रश्न आपको इस लेक्चर में मिलते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन और प्लस आपके स्टेट पीसीएस के भी प्रश्न। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा। अब हम कोयले की चीज को समाप्त कर चुके हैं। अब 3-4 प्रश्न आपके यूपीएससी के भी बना दिए, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के प्रश्न बन गए। अगली बार हम पेट्रोलियम पर जाएंगे और गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों की बात करेंगे। तो अगली बार हम लोग जो बात करेंगे वहां पर आपको बताऊंगा, है ना, कोयले के जलने से फ्लाई ऐश की भी, पेट्रोलियम, हाँ, कोयले के जलने से जो फ्लाई ऐश होता है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो यहां पर नहीं कर रहे। जब मैं बायोमास गैसीकरण पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बायोमास के जलने से बनने वाला बायोचार और कोयले के जलने से बचने वाला जो फ्लाई ऐश है, जिसको आप उड़न राख कहते हैं, उसका अंतर वहां बताऊंगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, जबकि वो चीज भी यहां पर कोयले से जुड़ी है जहां पर प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं। और उड़न राख ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण में भी आता है, क्योंकि वो एक तरह का ब्लैक कार्बन भी है जो आपके लिए खतरनाक है। ओके, तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, जहां हम पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, डीजल पेट्रोल के बारे में बात करेंगे। और वहीं आपको हम एलपीजी के गैस की भी बात करेंगे जो पेट्रोलियम रिफाइनरी से बनती है, जिसको हम प्रोपेन ब्यूटेन कहते हैं, क्योंकि यहां पर भी काफी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और है ना, और प्लस ये भी बात करेंगे कि एलपीजी में जो स्मेल होता है वो किस चीज का होता है, और जो स्टेट पीसेस में भी कई बार पूछा गया है। सो तब तक अपना ख्याल रखिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियोस में हम लिक्विड और गैसेस नेचर ऑफ प्रवृत्ति के ईंधनों के बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टे ट्यून विद पूर्वांचलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां हम आपको पूरा ही जीएस कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस पर देते हैं। आप अगर इच्छुक हैं तो आप अगर मेरा मॉड्यूल लेना चाहते हैं या पूरा जीएस कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ फेस टू फेस कक्षाएं भी आपको गोरखपुर में दी जाती हैं। अगर आप गोरखपुर या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप यहाँ रहकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पर। उसको आपको सारा कंटेंट, सारे टेस्ट पेपर्स, सब कुछ कराए जाते हैं दिल्ली से नॉमिनल एटलीस्ट 1/3 फीस पर। और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सबसे सस्ता है और सबसे बेहतरीन भी है, क्योंकि हमारा कोशिश है एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं या बहुत ज़्यादा देने की छूट नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी हम पढ़ा सकें। अगर आप फीस देने की समस्या भी है तो आप हमारी संस्था में बिल्कुल बात कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा और हमारे सारे वीडियोस 1 घंटे के ही बनाए जाएंगे, बहुत बड़े वीडियोस नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे भी मैं देखता हूं आप सोने लगते हैं। तो अगले वीडियोस में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। दिया गया नंबर आपके पास है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय दोस्त।